लेकिन अब तो प्रेस को भी सवालों के घेरे में रखा गया है। चुनाव आयोग तो एक सर इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए मैं बहुत क्लीन जिसे कहते हैं या साफ शब्दों में कहते हैं, ये चुनाव आयोग और सरकार का रिश्ता क्या होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं? क्या ये सच है कि चुनाव आयोग को डिक्टेशंस आते हैं, या चूंकि मौजूदा सरकार है तो सर ये थोड़ा ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, ये जो आदमी हैं, मैं अब आम शब्द का इस्तेमाल आपके सामने नहीं करूँगी, बट ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी जनता है, उनके मन में ये विचार जो लाए जाते हैं और जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है, कभी ईडी को कहा जाता है कि इशारे पर काम करिए, यू आर नॉट, आई एम श्योर आप उस पर बात नहीं करेंगे, पर मैं चाहती हूँ मैं क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसीज कौन सी है जो जस्टिसेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल टू कोर्ट्स नहीं है? नंबर एक, ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इवन जो इस तरह के बड़े सेंसिटिव केसेस हैं, कोई they have to at least send report to the ECI. मसलन मैं उदाहरण दिया, एक पर्टिकुलर स्टेट का चुनाव चल रहा है तो मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा। जब 2019 में मेरे जनरल इलेक्शंस भी चल रहे थे, उसी के आसपास बीच में एक पर्टिकुलर स्टेट की 300-400 पेज की रिपोर्ट आई और हमने तुरंत मीटिंग की, पूरे कमीशन की। रिपोर्ट क्या थी सर? रिपोर्ट तो इसी तरह के कुछ मनी एक्सचेंज वगैरह का था और बहुत ही एग्जॉस्टिव रिपोर्ट थी। वो अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने 300-400 पेज की रिपोर्ट बनाई और हमने जब डीओपीटी उसको अपनी मीटिंग की, उसके ऊपर मनन किया, तो आयोग ने उसको निर्णय किया गया कि सीबीआई को सौंप दिया जाए। हमने डीओपीटी को निर्देश दिए कि सीबीआई को सौंप दिया जाए। डीओपीटी ने हमें वापस चिट्ठी लिखी कि उन्होंने सौंप दिया है, सीबीआई जांच कर रही है। तब तक जब चुनाव ख़त्म हो गया था, आचार संहिता भी उस हिसाब से ख़त्म हो गई थी। फिर उन रिपोर्टों का आचार संहिता ख़त्म होने के बाद क्या उनका हश्र होता है, परिणाम होता है, वो हम उसमें नहीं, कोई लीगल पावर्स नहीं है। हालांकि हमारा ये व्यू है कि जो उस टाइम की शुरू हुई थी रिपोर्ट्स, उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भी कुछ व्यवस्था और भी सुदृढ़ होनी चाहिए। लेकिन हम कोई भी जो रेगुलेटरी एजेंसी है, हम उसके डे टू डे वर्क को थोड़ी सुपरवाइज करते हैं। तो लेकिन रिश्ता कैसा होता है? मतलब चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार और दूसरी पार्टियां, इन सब का एक सरी का रिश्ता होता जो है? 123 मीटिंग की है वो केवल रूलिंग पार्टी के साथ थी क्या? हमारी लिस्ट में जो दूंगा कौन कौन सी पार्टीज थी जिनके साथ बैठ के की है। वो कहता चुनाव के जब काउंटिंग होनी थी उससे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 70 पीपल के साथ मीटिंग की थी। वो सब वो थे फ्रॉम द अदर पार्टीज, अदर एंटिटीज, नॉट रूलिंग पार्टी। 70 पीपल ऑलमोस्ट। लिस्ट है हमारे चुनाव आयोग में, मिल जाएगी आपको। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं जैसे ईवीएम से टेम्परिंग नहीं की जा सकती है, चुनाव आयोग को भी अपने इशारों पर आप कुछ करवा नहीं सकते। इशारों कौन चलाएगा? मेरे पास तो कोई 2.5-3 साल में कोई ऐसा कोई मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा फोन नहीं आया कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो फिर ये परसेप्शन क्यों है सर? जब उनसे पूछिए, उनका किसी इंटरव्यू लीजिए, मैं तो उसमें क्या कह सकता हूँ। क्या चुनाव आयोग एक ट्रुथलेस टाइगर है? बिल्कुल नहीं। दंतहीन। इवन जो रिप्रेजेंटेशन, वो तो पैरट के सीबीआई को किसी जमाने में कहा गया था, वो एक सेपरेट इशू था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज पावरफुल एक्ट।
और मज़े की बात तो यह है कि जो कि हिंदुस्तान की इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज की वैसे कंबाइंड विजडम को कि वो करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेज करनी चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कैसे आई? इट इज़ ए सबका एक तरह से इसमें वो था, जब ये आई थी तो सारी राजनीतिक दलों का एक समृद्ध उसमें व्यूज थे, और तब जाकर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में खूब पावर है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जैसे ये शराब दे देना, पैसे दे देना, फिर उस पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ना हो पाना चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए इन सब चीज़ों में आप सही करिए रूबिया जी, जितना होता है चुनाव एक्शन उससे और भी ज़्यादा हो सकता है, पर वो टूथलेसनेस नहीं है। वो तो देखिए ना, उसी टाइम फैक्टर है, उसी में जितना एक्शन हो सकता है वी ट्राई आवर बेस्ट, बट यस मोर कैन बी डन ऑल्सो। और उसके लिए या तो एक बार सारी पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करने की दिशा में स्वयं पहल करके सशक्त करे चुनाव आयोग को, और या फिर कोई नई कमेटी बैठे इसमें, इसके ऊपर कोई मनन किया जाए। एक और सर बहुत मेजर इशू है चुनावी खर्चे को लेकर। आप लोगों ने एक फ्रेम सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप सोचें कि कोई एक शख्स जो बाकी पार्टियों की तरह बड़ा रिच नहीं है, वो चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपने एक पैमाना लगाया हुआ, उसके बावजूद धड़ल्ले से खर्चा होता है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि कुछ रिवीजन या कुछ चीज़ें जो हैं तब्दीलियां हों, खासकर चुनावी खर्च को लेकर, रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर? देखिए एक तो 19 की, चूँकि आपने शुरुआत 19 से की, तो हम लोगों ने एक ये शुरू किया था कि एक तो होता है पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। हम लोगों ने स्पेशल ऑब्जर्वर्स लगाने शुरू किए थे, मेनली एक्सपेंडिचर के लिए। रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द सीबीडीटी या उस तरह के लोग मेंबर्स वगैरह रहे हैं, चेयरमैन नहीं, मेंबर्स तो सभी थे, और उसके हमें कुछ वांछित परिणाम भी मिले, encouraging रिजल्ट्स मिले। बट यस दैट शुड बी, एक तो ओवरऑल रिवीजन और हो जानी चाहिए।